माई सेल्फ हर्षा साहू फ्रॉम MSc फर्स्ट सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी और मेरा सेमिनार टॉपिक है सेल साइकिल। आज कंटेंट देखते हैं। पहले इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे, फिर डेफिनेशन, फिर फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो दो मेन फेज होते हैं, इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज में चार मेन फेज होंगे, G0 फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। फिर पढ़ेंगे हम लोग सेल साइकिल रेगुलेशन, सेल साइकिल चेक पॉइंट, कंक्लूजन, देन रेफरेंस। ठीक है। इंट्रोडक्शन, सेल साइकिल का पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी लाइफ की जो स्टार्टिंग होती है वो एक सेल से करता है, ठीक है। और सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले से जो प्रेजेंट सेल है उससे ही आपका क्या बनता है, सेल की ओरिजिन होती है। इसी ये पहले से जो प्रेजेंट सेल है उसी से आपकी सेल की क्या हुई है, ओरिजिन हुई है, ठीक है। ये एक सेल है, ये डिवीजन के थ्रू क्या करेगा, दो सेल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। और ये जो सेल होते हैं, ठीक है, इनमें ऐसी कैपेसिटी पाई जाती है कि ये क्या कर सकते हैं, सेल्फ डेवलप कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस प्रोसेस से ये डेवलप और डिवाइड करते हैं उसको हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं। जैसे एक सेल है, सबसे पहले ये ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे आपका DNA है, वो क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन के बाद ये क्या होंगे, दो सेल में क्या होंगे, डिवाइड होंगे, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है ना, एक साइकिल चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग डेफिनेशन। तो ये क्या है, डेफिनेशन इसका क्या है कि इवेंट की एक ऑर्डर्ड सीरीज है जिसके द्वारा एक सेल अपने जीनोम की डुप्लीकेट करता है और दो डॉटर सेल में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये एक सेल है, ग्रोथ करेगा, इसके जीनोम जो होंगे वो क्या होंगे, डुप्लीकेट होंगे और दो डॉटर सेल में क्या हो जाएंगी, ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फेजेस ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। इसके कौन कौन से फेजेस हैं, दो मेन फेज होते हैं, एक इंटरफेज होता है, सेकंड होता है आपका एम फेज, ठीक। तो देखो ये जो इंटरफेज है, ये जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है वो आपका क्या है, इंटरफेज, ठीक। सेल जो है अपना 95% जो होता है वो इंटरफेज में ही स्पेंड करता है, ठीक है। तो सेल इसमें क्या करेगा, सबसे पहले सेल ग्रोथ करता है, इंटरफेज में ग्रोथ करेगा, DNA का डुप्लीकेशन होगा, फिर वो क्या करेगा, डिवीजन के लिए प्रिपेयर होगा। तो ये इंटरफेज को हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रिपरेशन फेज है, ठीक है। अब इंटरफेज में भी 4 फेजेस हैं, G0 फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ठीक है। तो आपका G0 फेज क्या होता है, G0 फेज में क्या होता है, ये एक रेस्टिंग फेज होता है, ठीक है। इसमें सेल ना तो ग्रोथ करता है ना ही डिवीज़न करता है, ये बस सेल क्या इसमें रेस्टिंग फेज में पड़ा हुआ रहता है, ठीक। फिर उसके बाद आता है आपका G1 फेज, G का मतलब होता है गैप, गैप फेज है, गैप 1 फेज, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, सेल ग्रोथ होता है, सेल का इसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है। यहाँ पे सेल डिवीज़न के लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे सबसे पहले G1 फेज में वो ग्रोथ करेगा, मतलब डिवीज़न का सबसे स्टार्टिंग फेज है, ठीक। उसके बाद देन एस फेज की बात करते हैं। एस फेज में क्या होता है, DNA का रेप्लिकेशन होता है ना। DNA जो है वो डुप्लीकेट होंगे, ठीक है। क्रोमोसोम यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं होंगे, क्या होंगे डुप्लीकेट, DNA डुप्लीकेट होंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं G2 फेज में क्या होता है, सेल जो है वो जो भी आपके एम फेज के लिए, जो भी डिवीज़न के लिए जो भी प्रोटीन या जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होती है वो G2 फेज में वो सेल क्या कर लेती है, स्टोर करके रख लेती है और प्रोटीन रिलीज़ करती है, ठीक है, ताकि वो G2 से एम फेज में जा सके, ठीक है, और डिवीज़न कर सके, ठीक। मतलब एक सेल है जो कि ग्रोथ किया, फिर उसके बाद एस फेज में DNA का क्या हुआ, डुप्लीकेशन हुआ, फिर G2 में क्या हुआ, न्यूट्रिशन को स्टोर किया गया ताकि वो डिवीज़न कर सके, फिर एम फेज में फाइनली क्या हो जाता है, डिवीज़न हो जाता है। तो एक सेल आपका दो सेल में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल, ठीक। यूकैरियोटिक सेल में एक कंप्लीट सेल साइकिल चलने में 24 आवर का टाइम लगता है, ठीक है। तो एक सेल साइकिल चलने में कितने का टाइम लग रहा है, 24 आवर का, ठीक। और सेल साइकिल में दो मेन फेज होते हैं, एक इंटरफेज और सेकंड होता है एम फेज, ठीक है। तो इंटरफेज में भी 4 फेजेस हैं, G1, S और G2, ठीक है। तो G1 में कितना टाइम लगता है, 11 आवर का टाइम लगता है।
एस फेज़ में कितना टाइम लगता है, 8 आवर का टाइम लगता है, और G2 फेज़ में 4 आवर का टाइम लगता है, और एम फेज़ में ओनली और ओनली 1 आवर का टाइम लगता है। तो सबसे कम टाइम किस में लग रहा है, एम फेज़ में लग रहा है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा टाइम आपकी इंटरफेज़ में लग रहा है, ठीक। तो ये तो यूकैरियोटिक की बात हुई। अब प्रोकैरियोटिक का अगर हम लोग बात करें तो प्रोकैरियोटिक में दो मेन फेज़ हो गया, इंटरफेज़ और एम फेज़, ठीक है। तो एक कंप्लीट सेल साइकिल चलने में आपका कितने मिनट का टाइम लगता है, सॉरी कितने आवर का, 1 आवर का टाइम लगता है। तो आपका इंटरफेज़ में 40 मिनट्स लगते हैं और एम फेज़ में 20 मिनट्स का ही टाइम लगता है, ठीक है। ये हो गया आपका कि कितना कितना टाइम ड्यूरेशन, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेल साइकिल रेगुलेशन, ठीक। सेल साइकिल चलने में कौन कौन से प्रोटीन जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला प्रोटीन है आपका साइक्लिन प्रोटीन, ठीक, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। साइक्लिन प्रोटीन आपका क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन है, ठीक। और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज सीडीके प्रोटीन आपका क्या है, कैटालाइटिक प्रोटीन है, ठीक। उसके बाद थर्ड है स्ट्रक्चर मेंटेनेंस क्रोमोसोमल प्रोटीन, जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक। अब यहाँ पे देखना, ये जो आपका सॉरी ये आपका जो जीवन फेज है ना, जीवन फेज में कौन से प्रोटीन की रिक्वायर्ड होती है, साइक्लिन डी, CDK4 या 6। और जीवन से एस फेज में जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें कौन सा प्रोटीन, CDKE और CDK2, 6 सॉरी साइक्लिन ई और CDK2। उसके बाद एस फेज में कौन सी प्रोटीन की रिक्वायर्ड है, तो वो आपकी साइक्लिन बी और CDK2। और G2 में साइक्लिन ए, CDK1, और एम फेज में साइक्लिन बी और CDK1, ठीक है। इसके अलावा और भी प्रोटीन्स हैं, जैसे आपका ये RB प्रोटीन और P53 प्रोटीन, ठीक है, जो कि ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक। ट्यूमर सप्रेशन मतलब ये कैंसर कॉजेज प्रोटीन है, ठीक है। तो इसका मैं आगे काम बताऊंगी, इसका आगे काम क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चेक पॉइंट्स, ठीक। चेक पॉइंट, तो सबसे पहला जो चेक पॉइंट आता है वो आता है जीवन और एस फेज के बीच में, ठीक है। सबसे पहला चेक पॉइंट कहाँ पे आता है, आपके जीवन और एस फेज के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेक पॉइंट आता है वो क्या चेक करता है कि जो प्रोटीन एस फेज के लिए रिक्वायर्ड है वो है या नहीं है, ठीक है। जो प्रोटीन एस फेज के लिए रिक्वायर्ड है वो है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो सेल सिंथेसाइज यहीं पे क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। फिर सेल को अगेन कहीं से सिग्नल मिलेगा, सिग्नल मिलने के बाद ये फिर से प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगी, तभी वो एस फेज में क्या करेगा, आगे जाएगा, आगे रन करेगा, ठीक है। फिर फर्दर ये क्या करेगा, आगे मूव करेगा, ठीक। देन नेक्स्ट चेक पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट चेक पॉइंट आता है आपका G2 और एम फेज के बीच में, ठीक है। देखो एस फेज में आपका क्या हुआ है, DNA का क्या हुआ है, डुप्लीकेशन हुआ है, ठीक है। DNA का क्या हुआ है, डुप्लीकेशन हुआ है। तो आपका G2 के बाद आपका एक क्या हुआ, चेक पॉइंट आया। तो इस चेक पॉइंट पे क्या चेक किया जाता है कि आपका जो DNA है वो रेप्लिकेट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। सारी इन्वायरमेंटल जो है वो फेवरेबल है या नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ DNA भी आपका सिंथेसाइज है, इन्वायरमेंटल भी फेवरेबल है, तो ये सेल जो होंगे वो एम फेज में मूव करेंगे, ठीक है। अगर इसके पास अगर ये जो सेल है ना, वो अगर इसमें जो एम फेज में मूव करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो नहीं होगा, तो ये सेल जो है यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चेक पॉइंट आता है आपका एम फेज में। एम फेज में एक चेक पॉइंट आता है, ठीक है। और एम का मतलब होता है माइटोसिस। माइटोसिस में 4 मेन फेजेस हैं, प्रोफेज, है ना, मेटाफेज, एनाफेज और आपका आता है टीलोफेज, ठीक है। तो ये जो चेक पॉइंट आता है वो मेटाफेज टू एनाफेज के बीच में आता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या चेक किया जाता है, यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि सेल जो है वो प्रॉपरली रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहीं किसी प्रोटीन की कमी हो गई तो सेल क्या हो जाएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो आगे मूव नहीं करेगा। अगर सब कुछ इन्वायरमेंटल फेवरेबल है, सारे मतलब अच्छे से सेल जो है वो रन कर रहे हैं, तो वो आगे मूव करेगा, ठीक। ये तो आ गया आपका चेक पॉइंट। लेकिन ये जो सेल है वो G1 से एस फेज में मूव किया, फिर एस से G2 फेज में मूव किया, फिर वो एम फेज में डिवाइड हो गया। तो ये सेल को सिग्नल कहाँ से मिलता है कि इसको क्या करना है, डिवीज़न करना है,
ठीक है। तो सेल सिग्नल, ठीक, तो सेल को कहाँ से सिग्नल मिला कि उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक। तो उसके लिए एक पाथवे चलता है, फॉर एग्जाम्पल है ये, एक ही बहुत सारे पाथवे चलते हैं, मैं एक पाथवे आपको बता रही हूँ। तो एक पाथवे है आपका रेस मैप पाथवे, ठीक है, रेस मैप पाथवे। तो सेल जो है, सेल जो है ये पूरा, ये आपका क्या है, सेल है, ठीक है। सेल ग्रोथ फैक्टर को एज अ लिगेंड मॉलिक्यूल रिसीव करता है। ये आपका पूरा सेल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का ये रिसेप्टर है, ठीक है, ये आपका क्या है, रिसेप्टर है। और ये आपका ग्रोथ फैक्टर है जो कि लिगेंड है। ये क्या करता है, सिग्नल लेकर के आता है, ठीक, सिग्नल लेकर के आया है ये, जो कि लिगेंड है, ठीक। ये क्या किया, ये जो सिग्नल लेके आया है वो क्या किया, बाइंड कर लेता है, किससे, सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ ये बाइंड कर लेता है। फिर ये जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फास्फोरिलेट होते हैं। जैसे ही ये बाइंड हुआ, ये क्या हो गया, फास्फोरिलेट हुआ, फास्फोरिलेट हुआ मतलब ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद ये, अब ये एक्टिवेट हो गया, अब ये किसको एक्टिवेट करेगा, रेस प्रोटीन को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, रेस प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। तो फिर ये जो रेस प्रोटीन है ये अपने डाउनस्ट्रीम मैप काइनेस, काइनेस प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, है ना। और काइनेस का मतलब होता है ये है कि वो दूसरे प्रोटीन पे क्या करे, फास्फेट को ऐड करे, ठीक। फिर फास्फेट ऐड होंगे, फिर एक्टिवेट होंगे, है ना। एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा आपका, क्या होगा, उस प्रोटीन का ये एक्टिवेट करते हैं जिससे आपका साइक्लिन डी का क्या हो जाए, फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो और साइक्लिन डी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके जीवन फेज के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। जीवन फेज के लिए क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो सेल ने क्या किया, साइक्लिन डी प्रोटीन सिंथेसाइज कर लिया, ठीक। वो सेल क्या कर लिया, साइक्लिन डी प्रोटीन क्या कर लिया, सिंथेसाइज कर लिया। अब ये जो साइक्लिन डी है वो किसको, किसको एक्टिवेट करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा, सीडीके को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। किसको एक्टिवेट करेगा, सीडीके को एक्टिवेट करेगा। ये आपका साइक्लिन है जो कि एक्टिवेट हो गया है, ये सीडीके है जिसमें आपका टी लूप, ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है ना वो टी लूप है, ठीक है, इसमें जो प्रेजेंट टी लूप है। अब साइक्लिन कैसे उसको एक्टिवेट करेगा, देखो ये आपका सीडीके है, ये साइक्लिन है, तो ये टी लूप से इसको साइक्लिन को क्या कर लिया, बाइंड कर लिया, ठीक, बाइंड कर लिया। लेकिन ये अभी भी क्या है, पार्शली एक्टिवेटेड है, ठीक। फिर एक काइनेज आता है सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज, सीएके, जो कि क्या करता है, ये जो ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स बने हैं सीडीके और साइक्लिन डी का जो एक कॉम्प्लेक्स बना है वो क्या हो जाता है, फिर से अब ये फुल्ली क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब ये फॉस्फोरिलेट हो गया, पूरा फुल्ली क्या हो गया, ये एक्टिवेट हो गया। ये जो पूरा प्रोसेस है वो कहाँ चल रही है, आपकी जीवन फेज में ये पूरी प्रोसेस चल रही है, ठीक है। अब आपका ये क्या हो चुका है, अब आपका ये पूरा जो आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिवेट हो गया है। कौन कौन सा, ये CDK4 और साइक्लिन डी, ये एक्टिवेट हो गया। अब ये किसको एक्टिवेट करेगा, E2F को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ये E2F को एक्टिवेट करता है। E2F क्या होता है, इनिशियली नॉर्मल सेल में ये E2F को होल्ड करके रखता है कौन, PBR, ठीक है, जो कि रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन है ना। रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन क्या करता है, E2F को पकड़ करके रखता है, ठीक, पकड़ करके रखता है। लेकिन जैसे साइक्लिन डी और साइक्लिन डी और CDK4 आते हैं, है ना, तो PBR क्या हो जाएगा, फॉस्फोरिलेट हो जाएगा और E2F क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। E2F रिलीज हो गया, ठीक है। रिलीज होने के बाद, और E2F क्या है आपका, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मतलब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम क्या होता है कि ये DNA में प्रमोटर सीक्वेंस से जा करके क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, ठीक है। प्रमोटर सीक्वेंस से बाइंड करेंगे और इनके स्पेसिफिक जीन होते हैं, उन जीन को ये क्या करते हैं, ट्रांसक्राइब कर देते हैं, ठीक। ट्रांसक्राइब करने के बाद ये जीन को क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर देते हैं। और प्रोटीन रेप्लिकेशन के लिए जो जो प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है वो ये बनाते हैं, ठीक है। और रेप्लिकेशन एस फेज में होता है आपका, है ना। जो प्रोटीन रेप्लिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सभी प्रोटीन के सिंथेसाइज के लिए E2F जो होते हैं, E2F जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो ये सब होने के बाद जो जी है, अब उसको साइक्लिन डी क्या हो गया है, मिल चुका है। यहाँ पे देखो
यहाँ पे साइक्लिन डी है ना, साइक्लिन डी और CDK4 बन गया। ठीक, तो सेल G1 से कहाँ मूव करेगा, एस फेज में मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पूरा प्रोटीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है और सेल आगे मूव करते जाते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम लोग, अगर मान लो ये तो चलो G1 से एस फेज में सेल क्या कर लिया, मूव कर लिया। ठीक, अब E2F उस प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है ना। E2F किस प्रोटीन को एक्टिवेट कर रहा है, जो एस फेज में रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ठीक, ये सेल साइकिल यहाँ पे क्या हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। ठीक, सब कुछ अभी नॉर्मल चल रहा है। ठीक, अब देखते हैं इनकेस अगर DNA क्या हो गया, डैमेज हो गया, इनकेस अगर DNA क्या हो गया, डैमेज हो गया, तब क्या होगा, तब सेल प्रोग्रेस कैसे इनहिबिट होता है उसको देखते हैं। इनकेस DNA क्या हो गया, यहाँ पे डैमेज हो गया। ठीक, DNA क्या है यहाँ पे, डैमेज हो गया, और डैमेज होने के बाद ये ऐसे प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, है ना। कौन कौन से प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, जैसे ATM ATR काइनेस को ये एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, ये एक्टिवेट होने के बाद ये दूसरे प्रोटीन या CHK1 CHK2 काइनेस को एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, CHK1 और CHK2 काइनेस एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करते हैं, CHK1 और CHK2 काइनेस जो होते हैं वो P53, ये P53 जो प्रोटीन है इसको क्या करेगा, ये फास्फोरिलेट कर देता है। ठीक है, और P53 एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन होता है, यानी DNA डैमेज के कारण ट्यूमर भी हो सकता है। DNA डैमेज के कारण क्या हो सकता है, ट्यूमर भी हो सकता है ना। तो DNA डैमेज होने के कारण ये सारे प्रोटीन क्या होगा, एक्टिवेट हो जाते हैं, जो ट्यूमर को सप्रेस करती है। ठीक है, नॉर्मल सेल में, एक नॉर्मल सेल में जो आपका नॉर्मल सेल में P53 जो प्रोटीन है उसको MDM2, है ना, MDM2 जो प्रोटीन है वो इसको क्या करता है, पकड़ करके रखता है, होल्ड करके रखता है ना। लेकिन जैसे ही DNA डैमेज होता है और P53 फॉस्फोरिलेट हो जाता है तो MDM भी बाहर रिलीज हो गया और ये P53 भी अलग रिलीज हो गया। ठीक है, अब P53 क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद अब ये P53 क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम क्या है कि ये DNA के प्रमोटर सीक्वेंस से क्या कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हो DNA के ये प्रमोटर सीक्वेंस से बाइंड कर लिया। ठीक है, ये प्रमोटर सीक्वेंस से क्या कर लिया, बाइंड कर लिया, और ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे जीन को एक्सप्रेस कर देते हैं जो अपने डाउनस्ट्रीम में P21 जीन को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ये क्या कर रहा है, ये जो P21 जीन यहाँ पे क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया। ठीक, ये जीन एक्सप्रेस होने के बाद इसका क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन से P21 mRNA बना, और ये mRNA से क्या बन गया, ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बन गया। ये जो P21 CDK इनहिबिटर प्रोटीन है ना, वो क्या करेगा, ये जो आपका साइक्लिन और CDK का जो कॉम्प्लेक्स है उससे क्या कर लेता है, ये बाइंड कर लेता है। बाइंड करने के बाद इसको क्या कर देता है, ये जो कि एक्टिव था, इससे बाइंड होने के बाद ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। ठीक है, तो सेल जो है वहीं पे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, वो आगे, अब वो कहाँ, आपका DNA का रेप्लिकेशन ही नहीं हुआ। ठीक है, DNA का रेप्लिकेशन होने से पहले ही DNA क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो वो क्या होगा, आगे फर्दर सेल जो है वो आगे मूव करेगा ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद देखते हैं कॉन्क्लूज़न। कॉन्क्लूज़न इसमें देखो, एक सेल जो है वो डिवाइड करके दो सेल में क्या हुआ, दो सेल में वो डिवाइड हुआ, एक सेल आपका दो सेल में डिवाइड हुआ। ठीक, ये पेरेंटल सेल है, ये दो न्यूली डॉटर सेल का क्या किया, फॉर्मेशन किया। तो ये जो सेल था, ये जो आपका ये जो पेरेंटल सेल है उसमें जो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो डिप्लॉयड होता है, और आपके जो DNA होते हैं वो 2C होते हैं और क्रोमोसोम 2N होते हैं, और सेम जो उनके जो डॉटर सेल होते हैं वो भी 2N 2C होते हैं, ये भी 2N 2C होंगे। ठीक है, मतलब डिप्लॉयड होंगे, ये भी डिप्लॉयड। मतलब कहने का ये मतलब है कि ये क्या होंगे, सेम अपने, ये जो पेरेंटल सेल हैं वो सेम डॉटर डॉटर जो सेल हैं वो सेम अपने पेरेंटल सेल के समान ही होंगे। इनके पास 2N है तो इन दोनों के पास भी 2N और 2N ही होंगे। ठीक है, तो ये अपने पेरेंटल सेल के समान ही होता है। ठीक, और मेरा रेफरेंस है कि
और थैंक यू फॉर वॉचिंग।